हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजे आप सभी लोगों की चलती है क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लास, ठीक है ना। तो 2021 का हम सेट नंबर 1 आपको सॉल्व करा रहे थे। सेट का कोड कितना था भाई? EX था। मैंने कहा था कोई भी अनसॉल्व पेपर हो कोड देख लीजिएगा बस। 2021 का सेट नंबर 1 EX कोड है। इसमें मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 के खा पार्ट तक सॉल्व करा दिया था। आज जो है हम गा पार्ट से आगे सॉल्व करेंगे और आज की क्लास तांडव क्लास है। तांडव क्लास क्यों है? क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को हम 5-5 नंबर वाले प्रश्नों को हल कराएंगे। तो आज की क्लास बिल्कुल भी नहीं मिस कीजिएगा। आप सभी को पता है कि चाहे मैथ का पेपर हो, चाहे आपका फिजिक्स का पेपर हो, जो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं उन पर आपको मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है। एक भी क्वेश्चन अगर लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी आपके बोर्ड एग्जाम में छूट गया तो 5 से 8 नंबर तुरंत जाते हैं। तो क्लास को अंत तक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। आपको पता है पेपर है तो हर पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर आता है भाई, हर टाइप का क्वेश्चन आता है, हर चैप्टर से आता है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दिया करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपको पता है आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गा पार्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ जाता है। ये 5 का गा पार्ट है। खा पार्ट तक मैंने कल सॉल्व करा दिया था। गा पार्ट में आपको दिया गया है कि दर्शाइए, बढ़िया क्वेश्चन है 5 नंबर में, साइन इनवर्स 12/13, ठीक, और प्लस कॉस इनवर्स कितना दिया गया है 4/5, फिर दिया गया है tan इनवर्स कितना दिया गया 63/16 बराबर आपका पाई। ये आपको सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इजी तरीका क्या है? साइन इनवर्स को भी आप tan इनवर्स के पदों में बदल लीजिए और कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स के पदों में बदल लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो साइन इनवर्स x बराबर होता है वो आपका होता है tan इनवर्स x अपान √1 - x², और कॉस इनवर्स x का जो tan इनवर्स x के पदों में सूत्र होता है वो होता है tan इनवर्स √1 - x² अपान में x। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x के स्थान पर 12/13 लिखा है, इसको tan इनवर्स में बदलेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 12/13 अपान में √1 - 12/13 का स्क्वायर यानी 144/169। x² ना, x के स्थान पर यहाँ पर 12/13 है, स्क्वायर करेंगे 144/169 आएगा। जिन विद्यार्थियों को थोड़ा सा कम दिखाई पड़ा करे वो स्क्रीन को यहाँ पर क्या कर लिया करें, टेढ़ा कर लिया करें, बस पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है हमारा कॉस इनवर्स, इसको tan इनवर्स इसके पदों में बदलेंगे तो tan इनवर्स x के स्थान पर भाई कितना है 4/5 अपान में, लेकिन यहाँ पर देखा √1 - x² होता है तो आप सबसे पहले करोगे √1 - x², x के स्थान पर 4/5, इसका स्क्वायर करोगे 16 कितना आएगा 25 अपान में कितना होता है भाई x होता है तो x के स्थान पर 4/5। फिर अगला जो आपका पद है वो तो tan इनवर्स के पदों में है ही है तो उसको हम वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। ये हम क्या लेकर चल रहे हैं? LHS लेकर चल रहे हैं और पाई हमें सिद्ध करना है। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 12/13। इस अंडर रूट को सॉल्व करोगे 169 से 144 जाएगा, 25 बचेगा, 25 का अंडर रूट 5 होता है और 169 बटे में होगा, 169 का जो अंडर रूट होगा वो 13 होगा, प्लस लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए 25 कम 25, 25 से आपका 16 जाएगा, 9 बचेगा, 9 का अंडर रूट 3 होगा और 25 का अंडर रूट 5 होगा और बटे में 4/5 होगा, फिर प्लस tan इनवर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 63/16, ठीक है ना। क्लास को करते रहिए और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ोगे तो हम ज़्यादा लंबी क्लास आपको देंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी मॉडल पेपर भी आपको हल करा देंगे। यहाँ पर देखिए 13 से 13 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पर फार्मूला इतने में लगा दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस y, x के स्थान पर 12/5 प्लस y के स्थान पर 3/4 अपान में 1 - xy, x के स्थान पर आपका 12/5 और y के स्थान पर आपका 3/5 प्लस तीसरे पद को वैसे उतार लेंगे tan इनवर्स 63/16। समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर वाले प्रश्न है, समय लगेगा तो आप समय दोगे तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई tan इनवर्स, यहाँ पर देखोगे आप तो 12 चौक 48
ठीक। तो यहाँ पर 48 लिख देंगे प्लस 5 और 3 का गुणा 15 और बटे में आपका हो जाएगा 4 पंचे 20, पूरे के बटे में जाएंगे। 5 का गुणा कितना, यहाँ पर गलती हुई है 3/4 भाई। 5 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा 20, 20 एक कम 20, तो 20 माइनस 12 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 36 और बटे में कितना हो जाएगा 20, फिर प्लस tan इनवर्स आपका कितना है 63 और बटे में कितना है आपका भाई 16। ठीक, यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 15 63 आएगा, 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से आपका 37 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा प्लस tan इनवर्स 63 बटे ये आपका 16 हो जाएगा। पुनः हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर 63/16 वो भी माइनस का आप देख सकते हो, फिर प्लस y के स्थान पर 63/16 प्लस का, अपान में 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 63/16, माइनस का था माइनस यहाँ सूत्र में होता तो प्लस हो जाएगा और गुणे में 63/16 यानी y के स्थान पर 63/16 प्लस का है। अब आप देखिए माइनस का 63/16 प्लस का 63/16 ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। अगर अंश में 0 हो गया तो बटे में कुछ भी हो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स tan पाई की वैल्यू 0 होती है। tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पाई सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है। बढ़िया प्रश्न था। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मैंने आपको पढ़ाया, क्लास से आप कर सकते हो। ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिंक जो मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ आपको और डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ। ठीक है, दे देता हूँ, दे सकता नहीं हूँ, मैं दे देता ही हूँ। तो आप जो है कर लिया करें क्लासों को। आप जानते हो डेली क्लास शाम को चलती है तो उससे पहले दिन में एक आधी क्लासें कर लिया करें। चलिए आज हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, घ पार्ट की ओर, जिसमें हमें रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं आती है रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करना तो अभी देखना आपको आ जाएगा। मैं सारे स्टेप बताने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। 5 नंबर में ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो घ पार्ट होगा। घ पार्ट में आपको रैखिक प्रोग्रामन की समस्या दी गई है, उसको सॉल्व करना है। न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो रैखिक प्रोग्रामन की क्लास भी कर सकते हो, मैंने क्लास आपको प्रोवाइड कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आलेखी विधि द्वारा निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या z बराबर क्या दिया गया है। देखिए घ पार्ट है, z बराबर आपको दिया गया है 200x प्लस कितना दिया गया है 500y, ये दिया गया है। ठीक, का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर असमीकाएं दी गई हैं x प्लस 2y, उसके बाद दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 10, उसके बाद दिया गया है 3x प्लस का 4y लेस देन इक्वल टू 24। ठीक, उसके बाद और भी दी गई है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें जब रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करना होता है, इस प्रश्न में ये बोला गया था कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, यानी न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 आपका जो होता है वो जो असमीकाएं होती हैं उनको हम समीकरण के रूप में बदलते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए पहली असमीका है x प्लस 2y ग्रेटर देन लगा है, इसको इक्वल टू लगाइए, क्योंकि समीकरण में बदलने के लिए लेस देन ग्रेटर देन हटा करके हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 10 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। ज़्यादा यहाँ लिख नहीं रहे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, लेकिन आपको समझा सब रहे। ठीक, अब इस समीकरण के लिए हम सारणी बनाते हैं और यहाँ से हम बिंदु ज्ञात करते हैं। जब तक 2 बिंदु नहीं ज्ञात होंगे तब तक हम कोई भी रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब x का मान हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे x का मान, तो y का मान कितना आएगा बताइए। 2 से 10 को काटेंगे 5 आएगा, और जब हम y का मान 0 रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। 2 बिंदु मिल गए, 0,5 और 10,0। इससे हम एक रेखा खंड खींच सकते हैं जिसका समीकरण आपका ये होगा, क्योंकि इसी समीकरण से मैंने 2 बिंदु निकाले। तथा जो दूसरी आपकी असमीका है इसको आप समीकरण के रूप में बदलोगे, 3x प्लस 4y। ठीक, लेस देन हटा दोगे, बराबर लगाओगे, भैया समीकरण में बदल जाएगी। इसके लिए भी आप एक टेबल बनाओगे यहाँ पर। ठीक, और टेबल बनाओगे, आपको बिंदु इस तरीके से निकालना है कि आप वहाँ पर संख्या रेखा पर दिखा पाओ। ठीक है ना, जो आप ग्राफ खींचो उसमें आप दिखा पाओ। यहाँ लिखिए x, यहाँ पर लिखिए y। x का मान अगर हम 0 रख दें, देखिए इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे, 0 का गुणा 3 से होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 4y बराबर 24, 4 छंग 24, यानी y का मान आपका 6 आ जाएगा। अगर y का मान हम 0 रख दें तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और 3 8 24 होता है, x का मान 8 आ जाएगा। तो इस समीकरण से एक बिंदु मिला 0,5 और 10,0।
निर्देशांक जब लिखते हैं तो पहले x अक्ष पर चला और फिर y अक्ष पर, और इस समीकरण से आपको निर्देशांक मिला 0,6, एक ये वाला मिला और एक 8,0 मिला। इस तरीके से दो निर्देशांक यहाँ पर मिले। अब चलिए आ जाते हैं, आपको यहाँ पर ग्राफ पर बताते हैं। यहाँ पर हम एक चतुर्थांश खींचते हैं, ठीक, पता है कि ये x अक्ष की धन दिशा है, ये y अक्ष की धन दिशा है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है और ये y अक्ष की ऋण दिशा है। आपको बिंदु देखकर यहाँ पर जो है संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना है। बिंदु है 0, 6, 8, 0, 0, 5, 10, मैक्सिमम संख्या 10 है। तो आप 2-2 के कॉलम बना सकते हो, आप चाहो तो 1-1 के भी बना सकते हो। तो 2-2 के बना लीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10। मैं 2-2 के बना लेता हूँ क्योंकि हमारे पास प्लेस ज़्यादा नहीं। इधर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। इधर भी बना सकते हो, इधर ऋणात्मक संख्या होती है, इधर ऋणात्मक होती है। इतने में ही काम हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 0,5, तो 0,5 मतलब x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर 5 चलना है। तो 5 जो होगा वो 4 और 5, 6 के बीच में ही होगा। तो 0,5 कहाँ पर होगा, 4 और 6 के बीच में होगा। फिर 10,0, x अक्ष पर 10 चलो, y अक्ष पर कुछ न चलो, तो 10,0 यहाँ पर होगा, 10,0। हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। अब जो ये मैंने रेखा खींचा है, इस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा भाई, x + 2y है ना, और इक्वल टू कितना 10। हमने इस रेखा का समीकरण खींचा है बिंदु निकाल करके। ओके, अब बात आती है यहाँ पर जो दूसरी रेखा है आपकी 3x + 4y = 24, ठीक है ना। इसमें जो बिंदु मिला 0,6, 0,6 आपका ये पॉइंट होगा, मतलब x अक्ष पर 0, y पर 6 चलो। और उसके बाद 8,0, x अक्ष पर 8 चलो और y अक्ष पर कुछ ना चलो, 8,0 ये हुआ। इस बिंदु को ऐसे मिला देते हैं पटरी से अच्छे से, बढ़िया आराम से। अब जो ये रेखा खींची गई है वो किस समीकरण को व्यक्त करेगी, वो व्यक्त करेगी 3x + 4y = 24। हमने इस समीकरण से मैंने इस रेखा को खींचा। बात आती है यहाँ पर जो छायांकित भाग वो कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही आती है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इस रेखा को देखोगे आप। देखिए यहाँ पर आसमिका दी थी x + 2y > 10। पहले इसके द्वारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे। तो लिखोगे आसमिका कौन सी आसमिका, पहली वाली, x + 2y > 10 के लिए क्षेत्र, ठीक है ना। इसमें देखिए एक होता है मूल बिंदु, यहाँ पर आपका होता है ओरिजिन पॉइंट 0,0। अगर 0,0 इसके क्षेत्र में आएगा इस रेखा के, तो जो छायांकित भाग होगा इधर की ओर होगा। अगर ये नहीं सम्मिलित होगा तो बाहर की ओर होगा। दोनों रेखाओं को ऐसे निकाल लेते हैं। तो जो पहली आसमिका है इसमें रखेंगे x = 0 और y के स्थान पर 0 रखेंगे। तो ये आप देखिए क्या ये आपका सत्य आ रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आई। जब इसी आसमिका में x = 0, y = 0 रखा तो 0 बड़ा है 10 से। क्या कभी 0 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है। मतलब ये सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। और अगर ये सत्य नहीं है तो सीधी सी बात है, इस आसमिका के द्वारा जो भी मैंने आपकी रेखा खींची है इसके द्वारा जो क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा भाई, बाहर की ओर होगा, ऐसे। ठीक, अगर ये सत्य होता तो ये जो घिरता, ये जो छायांकित भाग होता वो अंदर की ओर होता, क्योंकि ये 0,0 इसके अंतर्गत आता। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम दूसरी आसमिका। तो दूसरी आसमिका कितनी दी गई है भाई, 3x + 4y > 24। इसमें भी हम x = 0 और y = 0 रखेंगे। तो x = 0, y = 0 रखेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0 > 24। क्या 0 से 24 बड़ा है? जी हाँ बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या है भाई, सत्य है, जो कि सत्य है। और अगर कंडीशन सत्य है तो हमारा जो छायांकित भाग होगा वो अंदर की ओर होगा। जो दूसरी मैंने रेखा खींची इसके द्वारा जो छायांकित भाग होगा वो अंदर की ओर होगा। अब जो छायांकित भाग उभयनिष्ठ होता है वो इन दोनों में देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहाँ कर रहे हैं। तो इतने क्षेत्र में आप देखोगे ये दोनों रेखाओं द्वारा क्षेत्र है वो आपस में क्रॉस हो रहा है। तो ये आपका उभयनिष्ठ छायांकित भाग हो जाएगा ग्राफ में। ठीक, अब जो ये छायांकित भाग इसके कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? कोणीय बिंदु। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक बिंदु आपका 0,6 था, दूसरा आपका 0,5 था और तीसरा जो आपका कोणीय बिंदु है वो दोनों के प्रतिच्छेद से प्राप्त होगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका बिंदु आप निकाल सकते हो। पहली रेखा थी आपकी x + 2y = कितना था भाई 10 और दूसरी रेखा थी आपकी
3x प्लस 4y इक्वल टू 24। इन दोनों को हल करके हम पहले यहाँ पर प्रच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो पहली समीकरण को हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा, 3 दूनी आपका 6y हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। अच्छा 3 से गुणा क्यों किए? जिससे एक वेरिएबल के गुणांक आपस में बराबर हो जाए और घटाने पर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। तो मैंने पहली समीकरण को 3 से गुणा कर दिया और अब दोनों समीकरणों को घटा दिया तो 3x से 3x कैंसिल हो गया, 6y से 4y जाएगा तो 2y बच जाएगा और 30 से 24 जाएगा 6 बच जाएगा, 2 3 6 यानी y बराबर आपका 3 आ जाएगा। और अगर y बराबर 3 तो x बराबर कितना आएगा? किसी समीकरण में रख दो। तो हम रख देते हैं, चलिए पहली समीकरण में रख देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू आपका 10 दिया गया। y का मान हम 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 इधर जाएगा तो 10 से 6 जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। ये तो आप सिंपल काम कर सकते हो। तो ये जो आपका x बराबर 4 आया और y बराबर जो 3 आया वो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आया और इस प्रतिच्छेद बिंदु का मान आ गया 4,3। कितना आ गया? 4,3। x का मान पहले लिखेंगे फिर y का मान, निर्देशांक में x का मान पहले रखते हैं फिर y का मान। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अब हमको न्यूनतमीकरण निकालना था तो हम एक यहाँ पर बड़ा सा कॉलम बनाते हैं, यहीं पर तो न्यूनतमीकरण चेक करते हैं। अब न्यूनतमीकरण चेक किन बिंदुओं पर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले तो आप लिखोगे यहाँ पर एक कॉलम में कोणीय बिंदु, क्या लिखोगे भाई? कोणीय बिंदु। फिर यहाँ पर आप क्या निकालोगे? इसके संगत मान, जेड के संगत मान, जेड के संगत मान जो आपका जेड बराबर दिया था इस समीकरण में एक्स वाई का मान रखोगे। एक कोणीय बिंदु आपका आ रहा है 0,6, एक कोणीय बिंदु आ रहा है 0,5, मतलब जिन बिंदुओं के द्वारा यह आकृति घिर रही है उभयनिष्ठ जो छायांकित भाग आया है। और तीसरा बिंदु है आपका 4,3। इन तीनों बिंदुओं पर जेड के संगत मान निकालोगे। देखिए जेड बराबर था 200x प्लस 500y, x के स्थान पर आप 0 रखोगे, y के स्थान पर 6 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 500 को गुणा 6 से करेंगे 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। फिर हम 0,5 इसमें रखेंगे, x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 5, तो 5 और 500 का गुणा हो जाएगा 2500। फिर हम 4,3 रखेंगे तो देखिए 4 रखेंगे x के स्थान पर तो 2 चौके 8, 800 हो जाएगा और 3 रखेंगे 15 थे 1500, 1500 800 कितना हो जाएगा? 2300। आपको देखना किस बिंदु पर न्यूनतम मान आया है। तो 4,3 पर न्यूनतम मान आया तो यहाँ पर लिख देना न्यूनतमीकरण, न्यूनतम मान। ठीक, तो बिंदु जो होगा वो आपका 4,3 होगा, वह कोणीय बिंदु आपका 4,3 होगा जिस पर जेड के जो संगत मान होगा वो आपका न्यूनतम होगा। ये पूरा प्रोसेस होता है रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करने का। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, ठीक है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, रैखिक प्रोग्रामन की क्लास को कर लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी लीजिए क्योंकि आज बड़े बड़े प्रश्न हैं तो समय भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये घा पाठ था और 5वें के हम अंगा पाठ की ओर बढ़ेंगे। अब सारे 5 नंबर वाले प्रश्न आज की क्लास में सॉल्व करने हैं भाई। अंगा पाठ की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, समय तो भाई लगेगा ही। फिजिक्स वाले बच्चे भाई टेंशन न ले, बहुत ही जल्द ये सेट आपका हल हो जाए, फिर मैं फिजिक्स का भी आंसर पेपर हल कराऊंगा। चलिए देखते हैं हमारा अंगा पाठ क्या कहता है। कहता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन आया है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कर्व दिया गया है और एक रेखा दी गई है, रेखा का समीकरण दिया गया y इक्वल टू एक्स। बोला जा रहा है से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। समाकलन के अनुप्रयोग वाली यदि आपने क्लास देखा तो आप इसको चुटकियों में कर लोगे। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा है, ये परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से मिल रही है, मतलब इसी का समीकरण है। तो परवलय का मैंने समीकरण बताया था, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया होता है तो जो परवलय होता है वो YH की धन दिशा में खुलता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है और y यहाँ पर धनात्मक, इसका मतलब जो परवलय का मुख होगा वो YH की धन दिशा में खुलेगा। तो यहाँ पर ये परवलय का समीकरण लिख देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0, ज़्यादा दर्शाने की जरूरत नहीं। ये एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, वाई अक्ष की धन दिशा होती है। अब इसमें ये बताया गया कि रेखा y इक्वल टू एक्स, जब रेखा y इक्वल टू mx के टाइप की दी होती है तो जो रेखा होती है वो मूल बिंदु से गुजरती है। ये रेखा ऐसे होती है, इस रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx होता है। ये y इक्वल टू mx के टाइप की दी है तो ये रेखा का समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू x। मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से। अब इस रेखा के द्वारा और इस परवलय यानी वक्र के द्वारा जो एरिया गिर रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके द्वारा जो एरिया गिर रहा है वो ये वाला गिर रहा है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ये कर्व है और जो ये रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है किसी बिंदु पर। इस बिंदु का मान निकालेंगे इन दोनों समीकरणों को हल करके। जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होता है दो रेखाओं का तो उनको हल करते हैं, जैसे भी मैंने हल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। तो आप देख सकते हो समीकरण 1 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई के स्थान पर x रखेंगे और x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो ये आपका यहाँ पर बच जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। इसका मतलब ये कि x बराबर 0 आएगा और जब 1 माइनस एक्स 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर 1 आएगा। तो x के दो मान आए, आप लिखोगे जब x बराबर 0 तो आप देखिए y बराबर कितना मिलेगा, x का मान 0 रखोगे तो y भी 0 मिलेगा, y बराबर भी 0। तो एक बिंदु हो गया 0, जो कि यहाँ पर आपका ऑलरेडी पहले से, ठीक। ये रेखा दो बिंदुओं पर काटेगी, एक 0, पर और एक यहाँ पर। तो दूसरा बिंदु क्या होगा, लिखोगे जब x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y का मान भी आपका 1 आ जाएगा, यानी बिंदु हो जाएगा 1, यानी ये जो रेखा है इस कर्व को किस बिंदु पर प्रक्षेप कर रही है, 1, पर, ठीक है ना। अब अगर हमें इस उभयनिष्ठ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से हमें एक लंब खींचना पड़ेगा, ठीक। और ये यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का नाम दे सकते हैं ABC। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से इस कर्व द्वारा जो ये आकृति गिर रही है, ये आकृति जो आ रही है, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है ना, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित, सूत्र सभी लोग जानते हो y1 माइनस y2, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समाकलन ऑफ, लिमिट कितनी हो जाएगी भाई, 0 से 1, एक अक्ष पर जो आपकी लिमिट है वो 0 से 1 है, तो 0 से चल रहे हैं 1 तक पहुंच रहे हैं तो लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। आपको पता है जो लोअर लिमिट होती है वो नीचे रखी जाएगी, कम वाली वैल्यू नीचे, फिर कम वाली से ऊपर की ओर जाते हैं, तो लिमिट 0 से 1 हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा y1 माइनस y2। अब y1 क्या है, y2 क्या है, इसको समझिएगा। हम क्या करें, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से, जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो लाइन द्वारा बनेगा, तो लाइन वाला जो समीकरण है वहां से y का मान रखेंगे, y1 का मान हो जाएगा। y2 क्या है, इस कर्व द्वारा जो आपका क्षेत्रफल गिर रहा है, लाइन को क्रॉस कर रहा है ना, तो जो क्षेत्रफल गिर रहा है उसके द्वारा ये आपका गिरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कर्व के द्वारा जो क्षेत्रफल नीचे का गिरेगा वो ये वाला गिरेगा, और लाइन के द्वारा जो क्षेत्रफल नीचे का गिरेगा ये पूरा गिरेगा। अगर आप इस सवाल को पहली बार देख रहे हैं तो कम समझ में आ रहा होगा, और क्लास अगर आपने हमारी ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देख लीजिए, मैंने समाकलन की क्लास अभी जल्दी ही दी। तो यहाँ पर जो अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, लिमिट 0 से 1, y1, हमने कहा जो y1 है वो इस लाइन के द्वारा गिरे भाग का क्षेत्रफल है, ठीक। तो लाइन का समीकरण है y dx, यानी आपका हो जाएगा x dx, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन के समीकरण में y का मान है वो x है, तो x dx हो जाएगा, फिर माइनस y2 यहाँ पर क्या, लिमिट आपकी 0 से 1 रखी। y2 क्या है, कर्व के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, कर्व ये ऐसे जा रहा है, इसके द्वारा नीचे जो क्षेत्रफल गिर रहा है वो ये वाला गिर रहा है इतना, ठीक है ना। और कर्व का जो समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y2 dx लिखेंगे, y का मान कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx लिख देंगे। बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है ना, कठिन बिल्कुल नहीं है। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, देखिए x का समाकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, फिर लिमिट 0 से 1 लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे, एक्स क्यूब बाई कितना आ जाएगा 3, लिमिट 0 से 1। आपको पता है लिमिट पुट करने का प्रोसेस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल में अपर लिमिट पुट करेंगे, अचर पद को पहले बाहर कर लेंगे 1/2। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से अचर पद को बाहर कर लेंगे 1/3 को, यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के स्थान पर पहले अपर लिमिट ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, यानी ऊपर वाली लिमिट 1 है, 1 का क्यूब माइनस फिर लोअर लिमिट 0 का क्यूब, हल करेंगे तो a का मान आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3। इसको हल करेंगे तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, मतलब एरिया जो आ जाएगा 1/6। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, वर्ग इकाई में। मैंने कल भी बताया था, मैंने कल समान चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकाला था, ठीक, जब संलग्न भुजाएं दी थी, तो जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था भाई। समाकलन के अनुप्रयोग को तो मैंने बहुत ही आसान कर दिया है, आप क्लासें करें तभी आपको पूरी बात समझ में आ सकती है। वैसा तो मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आपको सवाल समझने में दिक्कत होगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेसिक नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा अंग का भाई 4 नंबर आएगा, जो कि आपका प्रायिकता का क्वेश्चन होगा, वो भी 5 नंबर का होगा, ठीक है ना। और 5 नंबर वाले प्रश्नों पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास वक्त अब नहीं है। अंशाल पेपर जरूर हल करें,
अन्यथा कोई फिर मतलब नहीं निकल पाएगा, आपको फिर बोर्ड पेपर इतना आसान नहीं लगेगा। देखिए इसमें बोला गया है कि 4 नंबर में, 4 नंबर देखिए देखा जाए तो बहुत छोटा क्वेश्चन है प्रायिकता का, और देखा जाए तो ये हार्ड भी है। देखिए कैसे भाई, देखिए इसको कैसे इतना हम आसान बनाते हैं। दिया गया है कि 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। कितने सिक्के उछाले जाते हैं भाई? 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो 6 सिक्के हैं उछाले जाते हैं तो कुल संभावनाएं हमारे पास कितनी बनेंगी। फिर बोला गया है कि केवल 2 के चित को बोलते हैं हेड, सिक्के में 2 ही तो तल होते हैं, हेड टेल, तो हेड के आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर 6 सिक्के उछाले जाते हैं, 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 6 स्थितियां हमको मिलेंगी, उसमें 2 बार चित आए तो टोटल कितनी स्थितियां, अनुकूल स्थितियां कितनी बनेंगी? प्रायिकता का फार्मूला बेसिक आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमको 2 चीजें चाहिए, कुल परिणाम चाहिए और अनुकूल परिणाम चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो यहाँ पर 6 सिक्कों को पहले लिखेंगे, 6 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे? देखिए 2 तल होते हैं और 6 उछाले जाते हैं, तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा? अरे 2 हर बार 2 ही तल तो हो सकते हैं ना, 6 बार उछाला जाता है, 6 सिक्के उछाले जाते हैं, तो 2 को 6 बार आप गुणा कर दीजिए, कुल परिणाम आ जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, कुल संभव परिणाम आपके 64 आ जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अनुकूल परिणाम निकालेंगे, तो अनुकूल परिणाम में एक कंडीशन दी गई कि केवल 2 चित आने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे केवल 2 चित आने के अनुकूल परिणाम। कौन से परिणाम भाई? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखिए कैसे निकालेंगे, अब मेरी बात को समझिएगा। अनुकूल परिणाम निकालना बहुत आसान है। देखिए 2 चित आने चाहिए तो हेड यही तो चित हमें चाहिए, हेड आ गया और 4 बार टेल आ गया। पहली स्थिति तो ये बन सकती है, कामा आप लगा लीजिएगा, हम कामा नहीं लगा रहे, ठीक। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि हेड के बीच में हम एक टेल ले आए, इस टेल को उठा के हेड के बीच में कर दें, उसके बाद टेल लिख दें, एक स्थिति ये बन सकती है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक स्थिति ये बन गई, हेड फिर 4 बार टेल, 2 बार चित आपका आ ही चुका। फिर दूसरी स्थिति बन सकती है हेड और 3 बार टेल आ जाए आपका। तो ये 6 परिणाम होते हैं टोटल, इस बात को समझिएगा, 6 परिणाम टोटल होते हैं। उसके बाद अगली स्थिति क्या बन सकती है? हेड, देखिए हेड, उसके बाद एक टेल को और यहाँ पर लें तो टेल फिर हेड टेल, ये भी स्थिति बन सकती है। उसके बाद अगली स्थिति क्या बन सकती है भाई? अगली स्थिति आपके पास ये बन सकती है, हेड एक टेल को लें, टेल हेड टेल, ये भी स्थिति बन सकती है आपके पास। और एक स्थिति आपकी बन सकती है हेड टेल, चारों बीच में ले आए, फिर बाद में आपका हेड आ जाए, तब भी 2 बार चित आपका आएगा, एक स्थिति ये बन गई। अब अगली स्थिति में आप क्या करोगे? देखिए 2 बार हेड आपके पहले शुरुआत में था, अब आप क्या करोगे? यहाँ पर देखिए 1 बार टेल पहले लिख लिया, उसके बाद हेड ले सकते हो आप, उसके बाद टेल 2 4 5 पड़ा में फिर टेल, 2 बार यहाँ पर भी हेड इस कंडीशन में भी आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, लेकिन मेरी भावनाओं को समझिए, 2 बार चित आना चाहिए, बस ऐसी कंडीशन सोच के लिखना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर टेल को आगे ले आएंगे हम, तो आ जाएगा आपका देखिए भाई टेल, ठीक, हेड, उसके बाद टेल बीच में ले आएंगे, ऐसे लिख सकते हैं, फिर टेल लिख सकते हैं, फिर टेल हेड, ठीक, एक टेल को फिर ले आएंगे तो टेल हेड टेल, एक स्थिति ये बन जाएगी। फिर आपका टेल, ठीक, हेड, इस वाले टेल को भी बीच में ले आएंगे तो टेल हेड, एक स्थिति ये बन जाएगी। फिर देखिए अब हम 2 बार टेल ले चुके थे ना, देखिए 1 बार टेल ले चुके थे, अब पहले 2 बार टेल ले लें, उसके बाद 2 बार हेड ले लें, फिर 2 बार टेल ले लें, एक स्थिति ये भी बन जाएगी। और दूसरी स्थिति बन जाएगी टेल हेड के बीच में एक टेल ले आएंगे, टेल हेड, देखिए 2 हेड थे, 2 हेड के बीच में एक टेल ले आए, फिर टेल। 6 परिणाम ही होने चाहिए टोटल, क्योंकि 6 बार चला जाता है। फिर उसके बाद आपका एक परिणाम हो जाए टेल, ठीक। अब क्या करेंगे, इस टेल को और ले आएंगे, हेड टेल हेड, एक स्थिति आपकी ये बन सकती है। और अगली स्थिति आपकी क्या बन सकती है भाई? अगली स्थिति आपके पास बन सकती है टेल 3 बार आ जाए, उसके बाद क्या हो जाए, हेड फिर टेल आ जाए, ओके।
अब यहाँ पर देखिए टेल टेल टेल, हेड के बीच में टेल ले आए, सुनते हुए कान तो नहीं भाई आपके परेशान हो रहे हैं, कान तो नहीं दर्द हो रहे हैं, समझिएगा भी स्थितियाँ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, ये हो गया। फिर अब इस टेल को आगे ले आए तो टेल 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 टेल, देखिए लेकर कहाँ चले थे, पहले टेल लास्ट में 4 बार था और जब स्थितियाँ खत्म हुई तो टेल पहले आ गया सबसे पहले 4 बार, फिर हेड हेड। स्थितियाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अनुकूल परिणाम कुल कितने निकल के आए भाई, 15 निकल के आए, जिसमें आपका चित्त कितनी बार होगा, 2 बार होगा। अब इसमें यह कहा गया था कि प्रायिकता क्या होगी, तो आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, घटना घटने की जो प्रायिकता होती है वो आपका उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला ये होता है कि अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम कितने हैं। ये एकदम बेसिक, एकदम जो है छोटा फार्मूला, यहीं से शुरू होती है आपकी प्रायिकता। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितने निकल के आए, 15 निकल के आए, और कुल परिणाम कितने निकल के आए, 64। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता। मैंने आपको बताया था जब प्रायिकता चैप्टर पढ़ाया था कि जो प्रायिकता का मान होता है वो 1 से सदैव कम होता है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान 1 से सदैव कम होता है, यह मान 1 से कम ही आएगा। ये क्वेश्चन आपका एकदम सही है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कोई समस्या है कमेंट करके हमको बताइएगा, आप क्लास कर लीजिए भाई। देखिए प्रायिकता की मैंने क्लासें आपको दी हुई है, तो जब आप क्लास कर लोगे तो बेसिक नॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो अगला प्रश्न शुरू होगा 4 नंबर तक, ये आपका खंड खत्म होता है, ठीक है ना। मैंने कह दिया भाई आपको क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाना। अगर बीच में आप क्लास छोड़ के जा रहे हो इसका मतलब आप डर गए, और आप डर गए तो समझ लीजिए फिर आपके लिए पेपर कठिन हो जाएगा, क्योंकि पेपर अगर आपको डरा दिया तब दिक्कत है, पेपर को आप डराओ, है ना। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, 6 का पार्ट। ठीक, प्रश्न संख्या 6 और 6 का पार्ट देखते हैं। का पार्ट में दिया गया है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3, सॉरी एक्स क्यूब दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस का 3 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, और फिर दिया गया है 4 यदि x इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू 4 है। नॉट इक्वल टू का मतलब है x लेस देन के लिए भी, मतलब जो है लेस देन के लिए फलन भी यही रहेगा, और राइट जो है ग्रेटर देन के लिए भी फलन वही रहेगा। जब नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाओ तो मान लो LHL RHL दोनों के लिए यही फलन है, और बराबर लगा तो बराबर के लिए आपका ये फलन का मान है। इन्होंने कहा है कि x बराबर 0 पर फलन की सततता चेक कीजिए और अवकलनीयता की जांच कीजिए। देखिए बहुत ही दोनों चीज़ें आपको इसी प्रश्न में समझ में आ जाएंगी। तो सततता चेक करने के लिए पहले x बराबर 0 पर, हमको x बराबर 0 पर चेक करना, तो x बराबर 0 पर पहले फलन की वैल्यू देखेंगे। तो जब x 0 के बराबर तो फलन की वैल्यू 4 है। हमने कहा था कि कोई फलन किसी दी गई लिमिट पर कंटिन्यूअस यानी सतत कब होता है, जब उस दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू, उस दी गई लिमिट पर LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं, तब जो है उस दी गई लिमिट पर फलन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो पहले कंटिन्यूअस की बात करते हैं, सततता पर विचार करते हैं। तो x बराबर 0 पर चेक करना था, तो x बराबर जब 0 है तो फलन की वैल्यू 4 है, तो x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे LHL की वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर लिमिट कितनी भाई, देखिए x टेंस टू 0 माइनस 0 से हल्की कम वैल्यू पर निकालेंगे, और ये आपका हो जाएगा fx, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस का मतलब 0 से हल्की कम वैल्यू पर। fx की वैल्यू कितनी होगी LHL के लिए आपकी, x क्यूब प्लस का 3, x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 का क्यूब प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 3। RHL की वैल्यू निकालेंगे तो RHL की वैल्यू आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू पर निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फिर fx की वैल्यू कितनी भाई, x क्यूब प्लस 3, x के स्थान पर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, 0 का क्यूब प्लस 3 यानी 3 आ जाएगा। आप कहोगे चूंकि जो आपका f0 की वैल्यू है, यानी जो फलन की वैल्यू है, यहाँ पर x लिखा है मैंने, f0 लिख सकते हो, x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू 4 है, और जो LHL की वैल्यू है और जो RHL की वैल्यू है, LHL RHL तो इक्वल है लेकिन फलन की वैल्यू इक्वल नहीं है। जब तक ये पूरी कंडीशन नहीं अप्लाई होगी तब तक आप कहोगे कि x बराबर 0 पर फलन क्या है भाई, सतत नहीं है। अगर ये सतत होता तो ये तीनों चीज़ें इक्वल होती। ये तो होती है कंटिन्यूअस की परिभाषा।
कोई फलन कंटिन्यूअस किसी दी गई लिमिट पर तभी होता है जब उस लिमिट पर फलन की वैल्यू LHL और RHL की वैल्यू आपस में इक्वल होती। तो ये मैंने सततता का परीक्षण कर दिया। अब इसी में बोला गया कि अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो अवकलनीयता के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन दो चीज़ें निकालते हैं, यानी LHD RHD। तो पहले हम LHD को निकालते हैं। LHD का सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, जो लिमिट आपकी दी गई है, लिमिट जैसे a दी गई है तो a माइनस एच का मान और उसके बाद माइनस एफ ए अपान में माइनस एच होता है, ठीक। और RHD में क्या करते हैं, a प्लस एच कर देते हैं और नीचे माइनस एच वाला प्लस एच हो जाता है, ठीक। तो मतलब अब ये है कि हमें x बराबर 0 पर चेक करना है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जो फलन है, फलन क्या है आपका x³ + 3, इसके स्थान पर x के स्थान पर हमें क्या रखना है, लिमिट से h को माइनस करके लिखना है। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट से h को माइनस करके लिखना है और h की वैल्यू कितनी है भाई 0। तो यहाँ पर x के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस एच, यहाँ पर x का क्यूब था, क्यूब कर देंगे, फिर +3 लिखेंगे माइनस एफ ए, मतलब दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू। तो हम लिमिट कितनी हमारी 0 इस फलन में पुट करेंगे तो 0³ + 3 कितना आएगा, 3 आएगा, अपान में कितना हो जाएगा माइनस का h। लिमिट आपका हो जाएगा h टेंड्स टू 0, देखिए माइनस h³ का मतलब आ जाएगा माइनस का h³ और +3 माइनस 3 0 हो जाएगा, अपान में माइनस का h, माइनस माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h से एक h कैंसिल हुआ, h² हुआ और जैसे लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ओके। उसके बाद निकालेंगे RHD यानी राइट हैंड डिफरेंशिएशन। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लिमिट h टेंड टू 0, सूत्र होता है FA + h, यानी लिमिट में प्लस का h करते हैं, h की वैल्यू 0 की ओर टेंड्स करती है और माइनस का FA होता है और अपान में प्लस का h होता है RHD में। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो लिमिट हो जाएगा h टेंड टू 0, जहाँ पर जो फलन है x³ + 3 है, इसमें x के स्थान पर लिमिट प्लस h रखना है। लिमिट कितनी है, 0 है, x बराबर 0 पर, तो ये आपका हो जाएगा 0 + h का होल क्यूब प्लस का 3 माइनस, यहाँ a का मतलब लिमिट जो है यहाँ कितनी 0 है, तो 0 रखेंगे और 0 पर देखेंगे फलन की वैल्यू कितनी आएगी, 0³ + 3 यानी 3 ही आएगी, अपान में कितना हो जाएगा h हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 0 + h³ करेंगे तो h³ हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा 3, अपान में h, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h² लिमिट पुट करोगे ये भी 0 आ जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ पर जो LHD है वो RHD के बराबर है, चूंकि LHD बराबर RHD, और आज हम 5 नंबर वाले सारे प्रश्न हल कर देंगे। तो छठवें का हमारा खा पार्ट होगा जो कि वर्धमान ह्रासमान से क्वेश्चन है। तो वर्धमान ह्रासमान का अगर आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है इस सवाल के माध्यम से। चलिए खा पार्ट को देखते हैं। छठवें का खा पार्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया जिसमें अंतराल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो वर्धमान ह्रासमान की मैंने क्लास आपको एक दी है, हालांकि है ना, और अभी बोर्ड एग्जाम के पहले 1-2 क्लासें और दे दूंगा, लेकिन इस प्रश्न को समझिए। बोला गया कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर दिया गया, ये खा पार्ट है छठवें का, ठीक। fx बराबर आपको दिया गया, अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत ये छोटा सा आपका टॉपिक है 4x³, उसके बाद दिया गया है माइनस का 6x², फिर दिया गया माइनस का 72x और प्लस का 30 आपको दिया गया है। आपसे कहा जाए द्वारा प्रदत्त फलन अगर वर्धमान है तो अंतराल ज्ञात कीजिए, अगर ह्रासमान का मतलब घटना होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग, तो आप अंतराल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि वर्धमान ह्रासमान के क्वेश्चनों में अगर अंतराल निकालना है तो सबसे पहले चूंकि अवकलन के अनुप्रयोग का टॉपिक होता है तो इसमें अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष क्या करेंगे भाई, अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका fx जो हो जाएगा वो f' हो जाएगा, और 4x³ का अवकलन करेंगे, 4 बाहर हो जाएगा, x³ का अवकलन 3x² हो जाएगा, 6x² का अवकलन 2x हो जाएगा, और ये आपका 72x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है, 30 अचर पद का अवकलन 0 होता है। तो f' की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 3 12x² माइनस 6 दूनी 12x माइनस 12 इतने आ जाएगा। अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 9। अब यहाँ पर हम वर्धमान या अंतराल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अंतराल के लिए
अंतराल के लिए क्या करते हैं, जो एफ डैश एक्स मैंने एक बार अवकलन किया, इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू आई 12x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 72 इक्वल टू 0। हम देखें तो 12 तीनों में कॉमन मिल जाएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 12 पंचे 7, 12 छंग 72 होता है तो -6 बराबर 0। ये 12 0 के बटे में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से अगर आप देखो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हल करना आप सभी लोग जानते हो। देखिए 6 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पर -1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0 ले सकते हो, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और -3x से प्लस का 2x जाएगा, माइनस का x बच जाएगा। दोनों में आप कॉमन x ले लीजिए तो x माइनस 3, और इन दोनों में अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 ही बचेगा बराबर 0। ठीक, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा और बराबर 0। यहाँ पर देखोगे तो जब x माइनस 3 को 0 के बराबर दिखाओगे तो x बराबर 3 आएगा, और जब x प्लस 2 को 0 के बराबर दिखाओगे तो x बराबर -2 आएगा। अब जो ये दोनों x के मान आए इनको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, तभी अंतराल पता चलेगा। तो संख्या रेखा में सभी को पता है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव होता है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटिव होता है, बीच में 0 होता है। अगर x बराबर 3 है, धनात्मक संख्या, तो वो 0 से बड़ी होगी, 3 यहाँ पर कहीं पर होगा, और x बराबर -2 है तो 0 से कम है, यहाँ पर कहीं पर आपका -2 होगा। एक अंतराल आपका बन जाता है ये आपका -2 से माइनस इन्फिनिटिव, दूसरा अंतराल आपका बन जाता है 3 से इन्फिनिटिव, और तीसरा अंतराल आपका बन जाता है -2 से 3। इस तरीके से आपके अंतराल बन जाते हैं। अब कौन सा अंतराल वर्धमान के लिए और कौन सा अंतराल ह्रासमान के लिए, 2 कंडीशन पूछी गई। तो आप क्या करोगे, -2 से इन्फिनिटिव पर चेक करोगे कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या बता रही है, वर्धमान मतलब बढ़ रहा है मान कि घट रहा है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई है, आप देखिए भाई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपने जब अवकलन किया है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू इतनी आई हुई है 12x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 72। -2 से माइनस इन्फिनिटिव का मतलब -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटिव के बीच की वो सारी संख्याएं जिन पर हम एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे तो ये देखेंगे कि मान बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जब देखिए यहाँ पर -2 और माइनस इन्फिनिटिव के बीच एक कोई संख्या ले लेते हैं, -3 ही ले लेते हैं। चलिए, जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 9 108 आ जाएगा। आप ऐसे चेक करिए, बस केवल ऐसे चेक कीजिए बस। ठीक, या ऐसे लिख लीजिए x बराबर -3 पर, क्योंकि x बराबर जो -3 लिया -4 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, इसके बीच का नंबर होना चाहिए बस। तो x बराबर -3 पर जब चेक करोगे तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी आप देख सकते हो 12 और गुणे -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर 108 हो जाएगा। सॉरी गलती हुई थोड़ा सा, -3 का स्क्वायर भैया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -12 और गुणे में -3 रखेंगे और -72। इसको हल करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 12 9 108 और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 12 3 36 -72। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 108, 36 से 72 जाएगा, माइनस का 36 बच जाएगा, और 108 से 36 घटाएंगे, 8 से 6 जाएगा 2 और 10 से 3 जाएगा आपका 7, 72 बच जाएगा। अब 72 बताओ 0 से बड़ी संख्या है कि नहीं, 0 से बड़ी होने का मतलब जो है मान बढ़ रहा है। ठीक है, जब भी हम -2 से इन्फिनिटिव के अंतराल के अंतर्गत कोई भी संख्या लेते हैं तो मान बढ़ रहा है, यानी हम ये कहेंगे कि जो -2 कामा माइनस इन्फिनिटिव है ये वर्धमान के लिए अंतराल होगा। किसके लिए होगा, जब फलन वर्धमान है तब आपका अंतराल -2 से इन्फिनिटिव होगा। आगे अंतराल इसी तरीके से चेक करेंगे, तब ये आपका काम इतना कर सकते हो, -2 से 3 के बीच कोई एक ऐसी संख्या लेना और चेक करना कि वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है। फिर 3 से इन्फिनिटिव के बीच में कोई एक ऐसी संख्या ले लेना, देख लेना अगर संख्या धनात्मक आ रही है तो वर्धमान के लिए अंतराल हो जाएगा, और संख्या ऋणात्मक आ रही है तो वो आपका ह्रासमान के लिए फलन हो जाएगा। ठीक है ना, अंतराल हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 अंतराल है, एक अंतराल मैंने चेक करके बता दिया है, दूसरा अंतराल, तीसरा अंतराल आप चेक कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत हो रहा है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने। कर लोगे, चेक करके बताइएगा हमें कौन सा अंतराल वर्धमान है, कौन सा ह्रासमान है। इस पर मैंने बता दिया है, प्लस धनात्मक संख्या ही ना, इस पर भी धनात्मक आएगी, आप देख लेना। 3 कामा इन्फिनिटी भी जो होगा वर्धमान के लिए होगा, और -2 से 3 के बीच की अगर कोई संख्या रखते हो, -2 से 3 के बीच 1 आता है, 2 आता है, कोई भी नंबर रखोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ऋणात्मक आएगी, देख लेना। तो -2 से 3 जो आपका अंतराल होगा वो ह्रासमान के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर मैंने बता दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने कहा कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन तो आज की क्लास में ख़त्म ही हो जाए,
ठीक है ना। अंसाल पेपर जो है में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसी में ज़्यादा समय लगता है। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये छठवें का जो हमारा क्वेश्चन था वो खा पार्ट था। अब बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन भाई, छठवें का गा पार्ट। इसमें बोला गया है कि ए द्वारा किसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, ए द्वारा किसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया है 1/3 और उसके बाद बोला गया है कि बी द्वारा लक्ष्य को भेदने की जो प्रायिकता है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान जो दिया गया है वो 2/5। प्रोबेबिलिटी को आप बहुत ज़्यादा हवा मानते हो, लेकिन बता दो तुमसे कि जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो बहुत ही आसान आता है, बस आप प्रोबेबिलिटी को सीखते नहीं हो इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी कठिन लगती है। आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रोबेबिलिटी की क्लासों को कर लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि प्रायिकता आसान है कि नहीं। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें मैंने दी है प्रायिकता की वो देख लीजिए एक बार, उसके बाद बताइएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लीजिए, आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो दिया गया है, आपको मान दिया गया है। यदि ए और बी दोनों प्रयास करें तो सबसे पहले तो ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, ए व बी आपकी स्वतंत्र घटनाएं। मैंने स्वतंत्र घटना और अपवर्जी घटना के बारे में बताया था, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। अगर आपने सीखा होगा तो समझ में आया होगा। ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान जो होता है वो दोनों की प्रायिकताओं के गुणनफल से हमें मिलता है। तो जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 2/5 यानी 2 1 कम 2 5 कितना 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 2/15 आ जाएगा, लेकिन ऐसा प्रश्न में निकालने के लिए नहीं बोला गया, ये मैंने केवल निकाल लिया क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है। इसमें बताया गया है कि ए तथा बी दोनों प्रयास करें, मतलब ए और बी दोनों प्रयास कर रहे हैं। कॉमन की बात आ रही है तो कॉमन की बात आती है तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। जब भी वेनेस्ट की बात आती है दोनों लोग वही काम करें तो दोनों प्रयास करें तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, यानी आपको निकालना क्या है यहाँ पर, आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों प्रयास कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तो सूत्र मैंने आपको बताया था, इसको इधर ले आओगे तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। इस वाले सूत्र से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछी गई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान आपका भैया 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आपका 2/5 है और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान आप देख सकते हो कितना है आपका 2/15, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको निकालना है। देखिए कितना जाएगा, 5 1 5 3 2 6 आपका 11 और 5 3 कितना हो जाएगा 15 माइनस 2/15। एक हर ले लेंगे 15 और 11 से 2 घटाएंगे 9, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 5 15। ये 3/5 जो प्रायिकता आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब ए और बी अगर दोनों प्रयास करें तो लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता आ जाएगी 3/5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था प्रायिकता का। अब आपको लग रहा होगा कठिन अगर आपने नहीं क्लासें देखी है तब, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के घा पार्ट की ओर, है ना। घा पार्ट में क्या दिया गया है देखते हैं भैया। अभिलंब का समीकरण आया है, अभी मैंने स्पर्श रेखा का समीकरण आपको कल की क्लास में बताया था। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि वक्र, ये घा पार्ट है, दिया गया है वक्र। वक्र का समीकरण दिया गया, क्या दिया गया है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और बराबर 2। ये वक्र का समीकरण दिया गया है कि बिंदु 1,1 पर, बिंदु आपको दिया गया है 1,1 पर आपको क्या निकालना है, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, दोनों निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने बताया था y माइनस y1 बराबर d/dx x माइनस x1, और मैंने अभिलंब रेखा का समीकरण बताया था y माइनस y1 बराबर माइनस का 1/d/dx और इंटू में x माइनस x1। तो सबसे पहले चूंकि अवकलन ज्ञान प्रयोग का चैप्टर है तो हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो देखिए पावर आगे आती है और पावर से 1 घटता है तो 2/3 से 1 घट जाएगा, फिर प्लस इसमें भी पावर आगे आ जाएगी और पावर से 1 घट जाएगा और y का अगेन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। x का अगेन करेंगे तो 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y का अगेन करेंगे तो dy/dx और 2 अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। अब ये पूरा पोर्शन उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 y की पावर 3 1 कम 3, ये माइनस का 1/3 बचेगा और d/dx। मैंने इतने को रोका है और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2/3 आ जाएगा और x की पावर माइनस 1/3 बचेगा हल करने पर। ये 2/3 से 2/3 दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा तो d/dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो यहाँ से आपकी आ जाएगी माइनस
x की पावर -1/3 और बटे में y की पावर -1/3। हमें d/dx की वैल्यू जो निकालनी है वो किस बिंदु पर निकालनी है, 1,1 पर, मतलब x का मान 1 रखना, y का मान 1 रखना है। तो x का मान 1 रखेंगे तो -1 की पावर -1/3 और अपान में y के स्थान पर भी हमें 1 रखना है, 1 की पावर -1/3। मैंने कहा था 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान सदैव 1 ही होता है, तो ये आपका आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस पहले से लगा है और इसका मान 1, इसका मान 1, -1 आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाल लिया, मैंने परवड़ता निकाल लिया। अब जैसे तुमको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सूत्र होता है y माइनस का y1 बराबर dy/dx और x माइनस x1। देखिए यहाँ पर बिंदु दिया गया था, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू भी 1 है, y1 की वैल्यू भी 1 है। मान रखिए यहाँ पर dy/dx का मान मैंने निकाल दिया है, -1 आया है और समीकरण निकाल लीजिए। सिंपल है, चलो अच्छा निकाल देते हैं। y माइनस y1, y1 का मान 1 और dy/dx का मान -1, x माइनस x1 का मान 1। y माइनस 1 बराबर माइनस का गुणा करेंगे -x प्लस 1, x इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर -1 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2, x प्लस वाई बराबर 2 आ जाएगा। ये अभिलंब रेखा का समीकरण हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब इसमें ये भी कहा गया था कि आप अभिलंब रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो जो अभिलंब रेखा का समीकरण का सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ आप सभी के समक्ष, याद भी होगा आप सभी को। अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का जो समीकरण होता है भैया, सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है, y माइनस y1 बराबर माइनस का 1/dy/dx x माइनस x1, यही तो होता है भाई। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 आया है, -1/dy/dx की वैल्यू भाई -1 आई थी, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1। तो देखिए y उधर जाएगा, ठीक है, तो x माइनस y हो जाएगा, पहले से इधर -1 है और ये -1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1 प्लस 1 आपका 0 हो जाएगा। हल करने पर जो अभिलंब रेखा का समीकरण आएगा वो x माइनस वाई बराबर 0 आएगा और जो स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा वो x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिंपल था भाई, कुछ नहीं, ऐसे सवालों में 5 नंबर मिल जाते हैं आपको, फिर भी आपको पता नहीं को कठिन लगता है। एक विद्यार्थी ने कल कमेंट किया था हमारे पास कि सर जी कल की क्लास 1 घंटे की रखिएगा, तो 1 घंटे की रखने की कोई ज़रूरत नहीं, 52 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटे हो ही जाएगा। ठीक है, 5 नंबर वाले प्रश्नों में समय देख लीजिए, हमको सॉल्व करने में इतना लगता है तो बोर्ड एग्जाम में कितना समय लगता होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करना ज़्यादा नंबर वाले प्रश्नों पर, और ज़्यादा वक्त भी इसी में लगता है। चलिए, अंगा नंबर और 4 नंबर देखिए बचे हैं, 2 प्रश्न अभी 5 नंबर वाले, इनको आज जब तक सॉल्व नहीं करा देंगे तब तक क्लास को हम ख़त्म नहीं करेंगे। और क्लास को छोड़कर कहीं मत जाइए भैया, क्योंकि ये जो समय है आपके पास बहुत ही मूल्यवान है। इसको छोड़ के जाने का मतलब आप अपनी पढ़ाई को त्याग रहे हैं, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के परसेंटेज को बिगाड़ रहे हैं। ठीक, कृपया करके आप क्लास को अंत तक जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई, हमारा अंगा नंबर, ये 6वें का अंगा नंबर यहाँ पर दिया गया है y इक्वल टू, बहुत ही बढ़िया, इसको आसान कर देंगे, tan इनवर्स, जितना आप कभी सोचेंगे नहीं, 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, उसके बाद दिया गया प्लस का tan इनवर्स x। तो बोला गया है कि आप d/dx निकालिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपको समीकरण दी गई है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाली, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, ये पहली बात तो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। त्रिकोणमिति में सूत्र आना बहुत जरूरी है, और प्लस ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x आपका हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन कर दीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर 3, और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए dy/dx का मान कितना आ गया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यह 5 नंबर का प्रश्न लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हो गया, ठीक है ना। कैसे हो गया 5 नंबर का? देखिए 5 नंबर के प्रश्न कोई जरूरी नहीं कि सभी लॉन्ग होंगे, कुछ प्रश्न हल्के भी आ जाते हैं एग्जाम में। अब चलिए 4 नंबर देख लेते हैं इसी वक्त, इसका चा पार्ट, उच्चिष्ट निम्निष्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया ऐसी 2 संख्याएं, धन संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 15 है। छोटी क्लासों में आपने सीखा है कि अगर 2 संख्याएं जिनका योग कुछ दिया जाए तो जो पहली संख्या अगर मानते हैं तो अगर x मानते हैं तो दूसरी कितनी मानते हैं भाई, जितना योग होता है उससे घटा करके मानते हैं, तभी तो दोनों का योग करेंगे तो 15 आएगा। एक x मानेंगे तो दूसरी कितनी मानेंगे, 15 माइनस एक्स, ठीक, तब दोनों का योग करने पर हमें 15 मिलेगा।
अब इन्होंने ये बताया कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, तो मान लेते हैं वह न्यूनतम मान आपका y है, s है, कुछ भी आप मान लीजिए। तो वर्गों का योग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर वह न्यूनतम मान हम s मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? s ना मानो y मानो, ज़्यादा आसान रहेगा, y मान लेते हैं। ठीक है, या इसको ले सकते हैं ऐसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसको ले सकते हैं 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे हम? अवकलन करेंगे। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालने के लिए क्या करते हैं? एक बार अवकलन करते हैं, फिर 2 बार अवकलन करते हैं, फिर चेक करते हैं किस मान पर उच्चिष्ट किस पर निम्निष्ट। तो यहाँ पर एक बार अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2x, और ये 2 आगे आ जाएगा घात से, और अवकलन करेंगे तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए घात आगे आ गई, फलन लिख लिया, फिर फलन का जब करेंगे तो 15 का शून्य, x का माइनस 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2x प्लस कितनी हो जाएगी भाई? देखिए माइनस 1 2 का गुणा इधर से करेंगे माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 1 और 2 का गुणा प्लस का 2x हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 4x माइनस का 30। ये मैंने एक बार अवकलन किया। पुनः क्या करते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए? पुनः एक बार अवकलन करते हैं। तो पुनः अवकलन करने जब करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है d2y अपान में dx स्क्वायर की। कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा और 30 का 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? होता तो ये प्रोसेस, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, ये तो करते हैं। फिर लिखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। याद आ रहा होगा, अभी मैंने जल्द ही इसकी क्लास आपको प्रोवाइड की थी। अब अगले स्टेप में क्या लिखते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए जो एक बार अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स, उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 4x माइनस 30। इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, x बराबर 30 अपान में कितना आएगा? 4 माइनस 30 उधर जाएगा, प्लस का 4 बटे में जाएगा, काटेंगे, यह आ जाएगा 15/2। अब जो ये वैल्यू मिली है, इस वैल्यू पर हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू हमारी धनात्मक आती है तो निम्निष्ट, अगर ऋणात्मक आती है तो उच्चिष्ट, है ना। तो यहाँ पर x बराबर 15/2 पर हम किसका मान निकालेंगे? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में संख्या आपकी पहले से कोई चर है ही नहीं, तो ये मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको कितना मिला? 4 मिला। 4 कैसी धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या का मतलब निम्निष्ट मान मिल गया। और प्रश्न में यही बोला गया था कि निम्निष्ट, देखो प्रश्न में क्या बोला गया था? प्रश्न में यही बोला गया था कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो यानी निम्निष्ठ हो। तो निम्निष्ठ है किस वैल्यू पर? x बराबर 15/2 वैल्यू पर है। तो जो पहली संख्या हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 15/2, मतलब 15/2 का मतलब 7.5। ठीक, तो दूसरी भी 15/2 की, 15 से 15/2 घटाओगे 15 ही आएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या का जो मान हो जाएगा वो 15/2 हो जाएगा। आज का जो ये अंसाल पेपर था, जिसमें आपके 5 नंबर के प्रश्न थे, वो मैंने आपको सॉल्व कराए। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 1 घंटे खड़े रहकर लगातार बिना बात किए हुए और बिना बकवास किए हुए मैंने क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो ये आपका अंसाल पेपर है, इसके जो 8 नंबर वाले प्रश्न हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये आपको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लास्ट में 3 प्रश्न आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो कि 8-8 नंबर के होते हैं। ठीक है, उसमें अथवा में होते हैं तो 2 प्रश्न, तो एक रहता है, उनको मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए फिर, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।